मार्केट्स में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। किसी इवेंट का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, किसी का कम और किसी का बहुत ही कम। शॉर्ट टर्म में मार्केट किसी भी न्यूज फ्लो पे रिएक्ट कर सकता है, चाहे वो वॉर हो, इलेक्शन हो या ग्लोबल टेंशन। लेकिन लॉन्ग टर्म यानी 7 to 10 ईयर की बात करें तो डायरेक्शन हमेशा बुल्स की साइड ही रहा है। और ये इसलिए होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड हमेशा इंडिविजुअल कंपनी के अर्निंग्स से डिसाइडेड होता है। इसको समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे करंट मार्केट सिनेरियो की, जहां मार्केट में सिवियर करेक्शन के बाद हमें क्या देखना चाहिए और कैसे इस क्रैश को इंटरप्रेट करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। और दूसरे सेक्शन में हम एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क समझेंगे, जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर स्क्रीनर का यूज करके वॉलेटाइल मार्केट में भी सिस्टमैटिकली अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। 2001 में 9/11 के बाद मार्केट गिरा था, लेकिन सब्सिक्वेंटली रिकवर हुआ। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान मार्केट में लगभग 60% की गिरावट देखी गई और इसी पीरियड में लगभग $4 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ की FII सेलिंग भी हुई थी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ा और इंडाइसेस लगभग 65% तक गिर गए थे। शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी ने प्राइसेस को नीचे तो पुश किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स ने मार्केट को वापस ऊपर ले गया। इसीलिए अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ फेयर या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो ये लॉजिकली स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन नहीं है। इस मार्केट क्रैश में सही सवाल ये होना चाहिए कि क्या इस क्रैश में कुछ कंपनीज की अर्निंग्स फिर भी स्ट्रॉन्ग है और क्या वैल्यूएशंस अब रीजनेबल हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट क्रैश के दौरान हर स्टॉक सस्ता लगता है, लेकिन हर सस्ता स्टॉक अंडर वैल्यूड नहीं होता। कई बार ऐसे स्टॉक्स वैल्यू ट्रैप्स होते हैं जहां प्राइस गिरता है क्योंकि बिजनेस वीक होता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स के पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना जरूरी है, जिसे हम जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग और अंडर वैल्यूड कंपनीज आइडेंटिफाई कर सके। इसी पर्पस के लिए मैंने एक स्क्रीनर बनाया है, जिसमें मैंने कुछ स्पेसिफिक फिल्टर्स यूज किए हैं, जिसको यूज करके हम मार्केट में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये स्क्रीनर मैंने बनाया है screener.in में। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये screener.in की वेबसाइट है और यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं गई हूँ क्रिएट न्यू स्क्रीन पे और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फिल्टर्स मैंने इस स्क्रीनर में यूज किए हैं, जिसको यूज करके हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला फिल्टर जो मैंने यूज किया है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। यहाँ पे मैंने यूज किया 1000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप का फिल्टर। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ साइज देखना नहीं है, बल्कि सर्वाइवल देखना है। माइक्रो कैप कंपनीज में अक्सर लिक्विडिटी लो होती है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन कम होता है और क्रैश के बाद रिकवरी होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसीलिए ये फिल्टर हमें उन बिजनेसेस तक रिस्ट्रिक्ट करता है जिनके पास रिलेटिवली स्टेबल ऑपरेशंस है और बेटर मार्केट पार्टिसिपेशन होता है। इसके बाद जो सेकंड फिल्टर मैंने यूज किया है वो है प्राइस इज टू अर्निंग का, यानी कि प्राइस इज टू अर्निंग कंपनी का इंडस्ट्री पीई से कम होना चाहिए और प्राइस इज टू बुक वैल्यू इंडस्ट्री प्राइस इज टू बुक वैल्यू से कम होनी चाहिए। ये एक बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वैल्यूएशन हमेशा कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन होती है। सिर्फ लो पीई देखना काफी नहीं होता, क्योंकि कुछ सेक्टर्स नेचुरली हाई पीई पर ट्रेड करते हैं, जैसे FMCG या टेक्नोलॉजी, जबकि कुछ सेक्टर्स लो पीई पर। इसीलिए जब हम किसी स्टॉक को उसके इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करते हैं, तब हमें ये समझ आता है कि क्या वो अपने पीयर्स के मुकाबले जेन्युइनली अंडरवैल्यूड है या सिर्फ सुपरफिशियली चीप लग रहा है। इसी तरह प्राइस इज टू बुक का यूज कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस में और भी रेलिवेंट हो जाता है, जहां एसेट बेस का वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है। अगला लेयर जो मैंने यूज किया है स्क्रीनर में वो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का, जिसके लिए डेट टू इक्विटी लेस देन 1 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोर देन 3 का फिल्टर लगाया है। क्रैश के दौरान सबसे बड़ा रिस्क अर्निंग्स का नहीं, बल्कि बैलेंस शीट का होता है। हाई डेट वाली कंपनीज इंटरेस्ट बर्डन के प्रेशर में आकर स्ट्रगल करती हैं और कई केसेस में उन्हें इक्विटी डाइल्यूशन या एसेट सेल जैसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितनी कंफर्टेबली इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकती है। अगर ये रेशियो हेल्दी है तो कंपनी डाउनटर्न को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। इसीलिए ये फिल्टर्स इंश्योर करते हैं कि हम सिर्फ सस्ती कंपनीज नहीं, बल्कि फाइनेंशियली रेजिलिएंट कंपनी सिलेक्ट करें।
इसके बाद जो फिल्टर मैंने यूज किया है स्क्रीनर में वो है प्रॉफिट ग्रोथ 3 years शुड बी मोर देन 12%। ये फिल्टर बिजनेस क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब है कि अंडरलाइंग बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है और डिमांड सस्टेन हो रही है। ऐसे केसेस में क्रैश के दौरान प्राइस गिरना ज्यादातर सेंटिमेंट ड्रिवन होता है, ना कि बिजनेस डिटेरियोरेशन की वजह से। ये फिल्टर हमें उन कंपनीज तक पहुंचाता है जहां वैल्यूएशन करेक्शन और बिजनेस रियलिटी के बीच गैप क्रिएट हो चुका होता है, जो कि अंडर वैल्यूएशन का कोर इंडिकेटर है। और सबसे लास्ट में मैंने इस स्क्रीनर में यूज किए हैं प्रोमोटर रिलेटेड फिल्टर्स, जिसमें पहला है प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन 40% और चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन 0 और प्लेज्ड परसेंटेज शुड बी लेस देन 2। ये फिल्टर्स बिहेवियरल और क्वालिटेटिव इंसाइट देते हैं। हाई प्रमोटर होल्डिंग ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर्स का सिग्निफिकेंट स्किन इन द गेम है। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इनसाइडर सिग्नल होता है कि मैनेजमेंट खुद करंट वैल्यूएशन को अट्रैक्टिव मान रहा है। साथ ही लो प्लेज परसेंटेज ये इंश्योर करता है कि प्रमोटर्स के शेयर्स कोलैटरल के रूप में रिस्क पर नहीं है, जिससे फोर्स्ड सेलिंग के डेंजर कम हो जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन क्रैश के दौरान पर्टिकुलरली पावरफुल हो जाता है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। अब जितने भी फिल्टर्स हमने अभी डिस्कस किए इनको यूज करके मैंने एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी बनाई है जिसे हम अब रन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं मैंने ये क्वेरी यहाँ पे लिख दी है विद ऑल द फिल्टर्स। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे। ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आ गए इस क्वेरी के। ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं ये 40 से 50 स्टॉक्स की लिस्ट है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं, जो अंडर वैल्यूड लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिल्टर्स विच वी हैव यूज्ड। तो एक बार आपके पास ये स्क्रीन रिजल्ट्स आ जाए उसके बाद आपने इनमें से कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनीज के साथ आप आगे चल के इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है और इसमें से हमें सही स्टॉक्स तक पहुंचने के लिए इंडिविजुअल कंपनी का एनालिसिस करना होगा एज पर द इंडस्ट्री। तो मान लेते हैं प्रीमियर एनर्जीज मेरा एक स्टॉक है जो निकल के आया है मेरे स्क्रीन रिजल्ट्स में, जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करता है। अब आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर कंपनी की एनालिसिस करनी है मैनुअली। हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक के की फंडामेंटल्स कैसे हैं, जैसे मार्केट कैप कितना है, पीई रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है। उसके बाद हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। स्क्रीन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखे हैं। ठीक है, तो आपने पिछले 7 से 5 सालों के रिजल्ट्स देखने और एनालाइज करना है कि रेवेन्यू की ग्रोथ कैसी रही है, नेट प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो किया है, सेल्स ग्रोथ कैसी रही है और ऑपरेटिंग मार्जिन्स कैसे रहे हैं। तो कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट जब आप देखेंगे तो सारी ही कंपनी के रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन्स आपको ये सारी डिटेल्स टेबल में देखने को मिल जाएंगी, जो कि एनुअल बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको सारी इन्फो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपने देखनी है कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी में टोटल एसेट्स किस तरीके से ग्रो हुए हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर कंपनी की हम बात करें तो 2020 में यहाँ पे टोटल एसेट्स सिर्फ प्रीमियर एनर्जीज के 831 करोड़, जो 2025 तक 6841 करोड़ हो गए हैं। तो अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है और साथ में एसेट्स भी बढ़ रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है वो उस कंपनी के लिए। फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट के अलावा आप कंपनी के कैश फ्लोज भी देख सकते हैं, जहां पे आपको पता चलेगा कि नेट कैश फ्लो किस तरीके से रहा है ओवर द इयर्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2020 में नेट कैश फ्लो जो था वो 13 करोड़ था, लेकिन 2025 आते आते तक इस कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 546 करोड़ हो चुका है। एक बार इंडिविजुअल कंपनी की एनालिसिस हो जाए उसके बाद आप उस कंपनी को उसके पीयर्स से कंपेयर कर सकते हैं, और यही वो स्टेप होता है जहां पे आपको एक्चुअल वैल्यूएशन का कंपैरिजन मिलता है। क्योंकि इंडिविजुअली कोई कंपनी अच्छी लग सकती है, लेकिन जब हम उसको पीयर से कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चल सकता है कि क्या वो एक्सपेंसिव है अपने पीयर से या फिर अभी भी अंडर वैल्यूड है। अगर आपको लगता है कि पीयर से कंपैरिजन के बाद में वो कंपनी फिर भी रिलेटिवली चीप रहती है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा बेट हो सकता है। देखिए, अब अगर इस पर्टिकुलर कंपनी की हम बात करें और पीयर्स में जाएं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर की सारी पीयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले है वॉरी एनर्जी,
एनर्जीज, अपार इंडस्ट्रीज, देन जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे ही यहाँ पे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक अच्छा कंपैरिजन आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम पीई रेशियो की बात करें तो वॉरी एनर्जीज का जो पीई रेशियो है वो 26.3 है, और जो कंपनी हम स्टडी कर रहे हैं प्रीमियर एनर्जीज, उसका जो पीई है वो 30.43 है। जो अपने पीयर्स से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये पीई जो है 8 नंबर पे आ रहा है। मतलब पीई रेशियो के बेसिस पे सबसे इनएक्सपेंसिव कंपनी जो है इस सेक्टर की वो है सात्विक ग्रीन एनर्जी। बट जब हम पेयर कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ पीई देखना काफी नहीं है, ऑब्वियसली हम उसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, पीई रेशियो देखेंगे और बाकी सारी चीजें देखेंगे, तब हम एक कलेक्टिव व्यू यहाँ पे लेते हैं कि कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है। जब भी हम किसी स्क्रीनर को यूज करते हैं तो उसका बेसिक मोटो होता है आपको ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करके देखना जो भविष्य में आपको एक अच्छा ग्रोथ दे सकती हैं। लेकिन जो एंड एनालिसिस है, यानी कि 2-3 अगर स्टॉक्स आपको ऐसे चाहिए जो आपको फंडामेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट जिनमें आप करना चाहते हो, तो वो आपको मैनुअली ही उनकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, जिसमें आपको उसके फाइनेंशियल, बैलेंस शीट, पीयर्स, कंपैरिजन सब कुछ देखना होगा और उस बेसिस पे आपको वहां पे अपना डिसीजन लेना होगा। तो इस तरीके से आप एक स्क्रीनर को यूज करके स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक यू कैन गो टू 30 स्टॉक्स, बट फ्रॉम 30 स्टॉक्स इफ यू हैव टू गो टू 5 स्टॉक्स यू हैव टू डू इट मैनुअली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।